नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 70। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 69 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप जरूर देखें। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 70 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रुधिर स्कंदन या बोले तो रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी आपको याद रखना है। क्या? आपको यह भी याद रखना है, देखिए कि धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? याद करना है भाई, धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट कि धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, क्या? जैसे घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपको याद रखना है, घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको पूछे सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? सुंदरता का विटामिन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यूटी विटामिन। सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। लो जी, सारे प्रश्न मैं आपको हल कराने वाला हूं जो भी आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें जैसे विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, हाँ जी, एस्कोर्बिक अम्ल। अरे क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। याद करना है मेरे प्यारे भावी फौजियों, इस बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, हाँ जी। और जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी चैनल से नए जुड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो दोस्तों, 70 टेस्ट के वीडियो अपलोड हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 70 टेस्ट, 70वां टेस्ट चल रहा है और सारे प्रश्न धमाकेदार हैं। किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 70 टेस्ट के वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। क्या होता है रे? कैल्सीफेरोल। याद करना है भाई, और इन सभी प्रश्न को लिखो। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। अरे क्या होता है? टोकोफेरोल। याद करना है भाई, टोकोफेरोल, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम, तो याद कर लेना फाइलोक्विनोन। अरे क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, फाइलोक्विनोन याद करना है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड है, देखो धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, विनेगर है, ऑप्शन देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। धमाकेदार वाला प्रश्न। अरे तो विनेगर क्या है? एसिटिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? विनेगर कहा जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है,
एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद कर लेना। नेक्स्ट, इस एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वही होगा जो सिरका का है, CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, सारे पर्सन धमाकेदार वाले। पर्सन संख्या थर्ड, पर्सन संख्या थर्ड है। देखिए, निम्न में से कौन सा क्षार का उदाहरण है, बेस का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, HNO3 और CaOH की होल ट्वाइस, KOH, B व C दोनों। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए धमाकेदार वाले पर्सन। एक तो अम्ल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड। जो मैं पर्सन बता रहा हूं वो याद कर लेना। एक क्षार, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेस। ठीक है, अब आपको क्या, एक तो 3 अम्ल और 3 क्षार के एग्जाम्पल याद रखने, उदाहरण याद रखने, बस आपका काम हो जाएगा, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 4 साल पढ़ाते हो गए आर्मी के अंदर, पूरा रग रग से पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो आप बस इन प्रश्नों को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर और बार बार रिवीजन लगाओ, मजा आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी, तो देखो अम्ल और क्षार। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल। अम्ल के एग्जाम्पल, एक तो HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। एक है HNO3, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और एक आपको याद रखना है H2SO4। बस केवल 3 ही याद रखने हैं आपको। तो HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? अम्लीय एसिड के। सर क्षार, तो क्षार के 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो कौन सा? NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका एग्जाम्पल है? क्षार का। एक याद रखना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक याद कर लेना CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लो जी धमाकेदार वाले। देखो अम्ल और क्षार के 3 एग्जाम्पल, NaOH, KOH और CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के एग्जाम्पल हैं। तो देखो पर्सन ये पूछा है, निम्न में से कौन सा क्षार का उदाहरण है? तो देखो एक तो CaOH की होल ट्वाइस और KOH, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? क्षार के एग्जाम्पल है। तो B व C दोनों आ जाएगा, क्योंकि HNO3 तो एक क्या है? अम्ल है। लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद है रखने, 3 अम्ल के 3 क्षार के, याद कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है धमाकेदार वाले पर्सन। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन देखते हैं, इमली टार्टरिक अम्ल, आंवला सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या? देखो अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल, बिल्कुल सही मिलान है। नेक्स्ट आंवला, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर कौन सा? सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंवले में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में, बीचू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, तो ये भी मिलान सही है। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। लो जी धमाकेदार वाले पर्सन। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, हाँ जी, केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? धमाकेदार वाला पर्सन है। ऑप्शन देखते हैं, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, दावन सोडा। तो मेरे प्यारे भाभी फौजियों, आपको याद रखना है कि केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, या जिसे मीठा सोडा कहा जाता है, या जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा को और क्या बोलते हैं? लिख लेना भाई, इसको मीठा सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। और क्या बोलते हैं? इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है, खाने का सोडा। हाँ जी, जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस बार, भाई साहब ये रासायनिक यौगिक सूत्रों से एक पर्सन जरूर पूछा जाता है। इसका भी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। ठीक है, इसमें बच्चों के ठंड होती है काफी बार, तो आपको ठंड से बचना है और याद कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, तो केक बनाने में किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर बी। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, क्या? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र याद करना है, क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है रे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद कर लेना भाई। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH।
दावन सोडा, लो जी Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, Na2CO3.10H2O याद करना है भाई, ये दावन सोडे का या धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का, याद करना है, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है, दही का पीएच मान होता है, ऑप्शन देखते हैं 7.4, 1.2, 7 और 5.5। तो दही का पीएच मान कितना होता है? 5.5, याद कर लेना। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लो जी सर, ये 7.4 किसका होता है? रक्त का होता है। रक्त जिसको लहू बोलते हैं, जिसको रुधिर बोलते हैं, याद करना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि रक्त, लहू या रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हाँ जी, आपने सुना होगा जठर रस, जठर रस या अमाशय रस, ठीक है, जठर रस या अमाशय रस कहाँ निकलता है? ये अमाशय के अंदर ही निकलेगा। तो जठर रस या अमाशय रस का पीएच मान 1.2। नेक्स्ट है, जो आसुत जल होता है, जो आसुत जल होता है या शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, याद करना है भाई, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर आग लग जानी चाहिए। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊंगा, और दोस्तों बना के रहेंगे, ये मिशन कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो आप जो भी बच्चे मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को एक बार सारे भाई लोग सभी ग्रुपों के अंदर फैला दो, ठीक है, ईमानदारी से भाई। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है, निम्न में से विस्फोटक पदार्थ है, ऑप्शन देखते हैं डायनामाइट, बारूद, आरडीएक्स, उपरोक्त सभी। शानदार वाला पर्सन। तो निम्न में से विस्फोटक पदार्थ कौन सा है? अरे डायनामाइट भी विस्फोटक पदार्थ है, बारूद भी एक विस्फोटक पदार्थ है, आरडीएक्स भी एक विस्फोटक पदार्थ है। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब सारे भाई लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, जो भी हमारे प्यारे भावी फौजी वीडियो को देख रहे हैं, कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, देखो धमाकेदार वाले पर्सन। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं सेलुलोज, नाइलॉन, टेरिलीन, बी व सी दोनों। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो सेलुलोज होता है ये तो प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, जबकि नाइलॉन और टेरिलीन ये किसके उदाहरण है? ये कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है, कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। लो जी, हाँ जी, कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। तो आंसर क्या आएगा? बी व सी दोनों। तो आंसर आएगा 8 का करेक्ट आंसर डी। याद कर लेना भाई, बहुलक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन देखते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, पट्टिकाणु और जीव द्रव्य। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन जिसको किससे दर्शाते हैं? HB से, जिसको बोला जाता है रक्त वर्णक। अरे क्या बोला जाता है? रक्त वर्णक, ब्लड पिगमेंट। इसके कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? RBC, बोले तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे 1 हो जाएगा। धमाकेदार वाला पर्सन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक तो RBC और एक होता है WBC और एक होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। क्या एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूं, याद कर लेना भाई। क्या RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, ये इसका अन्य नाम है। याद कर लेना, RBC का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, WBC का अन्य नाम लूकोसाइट। क्या नाम है? लूकोसाइट, ठीक है, याद कर लेना। WBC का अन्य नाम लूकोसाइट और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है?
थ्रोम्बोसाइट। अरे क्या होता है थ्रोम्बोसाइट, कभी कभार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद करना है भाई। आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम लुकोसाइट, प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? ऑप्शन देखते हैं, कान, नाक, वृक्क और आंख। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो कॉर्निया किसका भाग है? ये तो आंख का भाग है, आई का। लो जी, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और ये भी याद रखना है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया भाग दान किया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। तो दोस्तों आपको याद रखना है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। धमाकेदार वाला प्रश्न। अरे ये हमारे मनुष्य का पेट है और इस पेट के अंदर पाया जाता है HCl, ठीक है, ये HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन देखते हैं, मेरुदंड, जांग, भुजा, रिबकेज। तो इसका धमाकेदार वाला आंसर क्या है? बताइए, जांग। कौन सी होती है? फीमर होती है। लो जी, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग या जांग की, जिसको क्या बोलते हैं? फीमर। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आर्मी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 3 मैं बता देता हूं आपको, यही याद कर लेना भाई। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या बताओगे? स्टेपीज। कहां होती है रे? कान में होती है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज। कहां होती है? कान में, ठीक है, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। लो जी, तीसरा मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। जो कहां होती है? ये जबड़े में पाई जाती है। ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं, ठीक है, धमाकेदार वाले प्रश्न है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में होती है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो फीमर जांघ में पाई जाती है, मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो कहां होती है? मैंडिबल, जो कहां होती है? जबड़े में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं एलोसोम? कोशिकांग, पादप हार्मोन, लिंग गुणसूत्र और एलील। तो दोस्तों ये काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। हाँ जी, इस प्रश्न को मैं आपको डिटेल से हल कराता हूं। देखिए एलोसोम क्या होते हैं। एलोसोम होते हैं, पहले तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब आपको मैं बता देता हूं क्या होते हैं। देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46 होती है। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो 46 के जोड़े कितने? 23 जोड़े। कितने हो जाएंगे रे? 23 जोड़े। काफी इंपोर्टेंट बात। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो क्या बताओगे? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में से एक होता है नर और एक होता है मादा। एक होता है नर और एक है मादा। नर बोले तो पुरुष, क्या होता है? पुरुष, ठीक है। और मादा बोले तो हाँ जी, क्या? महिला या लड़की। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, काफी धमाकेदार वाली बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो नर और मादा, पुरुष और महिला होता है, दोनों के अंदर 22 जोड़े 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं रे? समान होते हैं, नर और मादा के अंदर।
क्या बताया कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46, गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो जोड़े कितने हो गए 23। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि नर और मादा, नर बोले तो पुरुष लड़का, मादा बोले तो महिला या लड़की। नर और मादा के अंदर 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनको बोला जाता है दोस्तों ऑटोसोम। जिनको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम। धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों, ऑटोसोम, या इनको हिंदी में बोला जाता है अलिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है दोस्तों, अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, क्या 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं, जिनको ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी रे, 44। ये प्रश्न भी आपकी इंडियन आर्मी के अंदर पूछा गया है कि मनुष्य में कुल ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताओगे, 44। अब देखो एक जोड़ा डिफरेंट होता है, जिसे नर में तो दर्शाते हैं क्या, XY, और मादा में दर्शाते हैं XX। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों एलोसोम। क्या बोला जाता है, एलोसोम, या हिंदी में बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, लिंग गुणसूत्र की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 44 और 2 46, हिसाब हो गया। तो एलोसोम क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अरे आपके एग्जाम में तो ये भी पूछा गया है कि XY किसको प्रदर्शित करता है, नर को, और XX मादा को। काफी इंपोर्टेंट बात है। अब देखो नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, X और Y, और मादा में सारे अंडे कैसे बनते हैं, XX बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ X जा रहा है, यहाँ से X जा रहा है, तो पहले से वहां X मौजूद है तो XX, तो क्या होगी, लड़की होगी। अगर यहाँ से Y जा रहा है तो X और Y क्या होगा, लड़का होगा। तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है हमेशा पिता या पुरुष के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है, याद रखना है। ठीक है, लो जी, अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और आपको मैं दे देता हूं जो काफी धमाकेदार वाला है। क्या आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, कभी कभार ये से पूछ लिया जाता है कि बताइए 44 प्लस XY किसको प्रदर्शित करता है। तो देखो 44 प्लस XY, 44, 45 और 46, तो ये नर को, और 44 प्लस XX किसको प्रदर्शित करता है, हाँ जी, ये मादा को प्रदर्शित करता है। सारे प्रश्न बता दिए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन सभी वीडियो के प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। दोस्तों मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो बिना किसी कोचिंग में जाए हुए, हाँ जी, सक्सेस हुए हैं। तो आपको भी इस बार बढ़िया मौका है, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, लुईस पास्चर, अरस्तु, मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, अब लो जी, ये लुईस पास्चर भाई साहब, इसने पाश्चीकरण जो तकनीक होती है ना, पाश्चीकरण तकनीक जिसको इंग्लिश में पाश्चुराइजेशन टेक्निक बोलते हैं, पाश्चीकरण तकनीक की खोज की थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अरे पाश्चीकरण तकनीक का मतलब होता है किसी भी तरल पेय पदार्थ को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगातार 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित जो जीवाणु है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तकनीक को क्या बोला जाता है, पाश्चीकरण तकनीक। आप जो दूध की थैलियां लाते हो ना, उसमें लिखा होता है, देख लेना, पाश्चीकृत दूध। पाश्चीकृत दूध का मतलब होता है उसको पैकिंग से पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया था, फिर उसको ठंडा किया गया था। ठीक है, तो इससे उसमें उपस्थित जो जीवाणु वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पाश्चीकरण तकनीक की खोज लुईस पास्चर ने। और पाश्चीकरण तकनीक में टेम्परेचर कितना होता है, तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और समय कितना होता है, 30 मिनट। लो जी, नेक्स्ट है अरस्तु भाई साहब। तो इसको जीव विज्ञान, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में बायोलॉजी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पिता कौन है, अरस्तु है। लो जी, सारे प्रश्न। मेंडल, अरे आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक मेंडल भाई साहब को कहा जाता है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है संक्रामक रोग एंथ्रेक्स का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक है। ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस। तो दोस्तों जो एंथ्रेक्स रोग होता है ये होता है जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। अरे किसके द्वारा होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, ये पशुओं में होता है और मानव में भी हो सकता है, पशुओं के द्वारा। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करें। नेक्स्ट, जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की, लुवेन हॉक ने। अरे किसने की थी, लुवेन हॉक ने। ये काफी इंपोर्टेंट बात है।
तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 70। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले गुणोत्तर टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट खोलो चैनल की, वहां आपको प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे टेस्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आप सभी इन टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो, बार बार रिवीजन लगाओ, आपका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 5-6 सालों के अंदर आपकी आर्मी के अंदर विभिन्न सेंटरों के अंदर विभिन्न स्टेट के अंदर पूछे गए हैं। तो मसाला आपके लिए तैयार है और सभी वीडियो को आप जरूर देखें एक बार। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ईमानदारी से अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक बार सभी ग्रुपों के अंदर शेयर कर दो भाई, ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।